यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। बहुत खुशी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। यहाँ पर आप 10वीं और 12वीं की जो हिंदी है उसकी कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल जो आप आए हैं, अगर 10वीं की तैयारी कर रहे हैं आप 2025 के लिए, तो आप सही जगह पर आए हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कंप्लीट आपकी जो पाठ पुस्तक है गोधली भाग 2, उसकी हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आज पहली क्लास है। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि इस बार जो पीछे जो परीक्षा हो चुकी है आपकी, उसमें किस तरीके के प्रश्न और कैसे प्रश्न आ रहे हैं और हमें किस दृष्टि से अपनी जो परीक्षा की तैयारी करनी है, इन सारी बातों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जुड़ जाइए और अपने मित्रगण को भी बताइए कि यहाँ पर क्लास है शुरू हुई है, जहाँ पर हम हिंदी की जो कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। आइए आपको बता दूं कि ये हमारा जो है गोधरी भाग 2 है। हम इसकी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, हमारी पहली क्लास है जिसमें हम PYQ 2024 का विश्लेषण करने वाले हैं। ये बात मैंने कह दिया, 2025 में कहाँ से कितने के प्रश्न बनेंगे, कैसे तैयारी करनी है, इन पर बात करने वाले हैं। और मैंने एनालाइज करके ये आपके सामने रखा है, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और एक करिएगा कि कॉपी एक बना लीजिएगा हिंदी का। ऑलरेडी अगर बना चुके होंगे अपने स्कूल में जो टीचर बता रहे होंगे, तो उस पर भी आप एक अलग से नोट कर सकते हैं आपको, ताकि ये मालूम चले कि जो हमारी परीक्षा होने वाली है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, और कौन कौन से हैं ऐसे कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस में हमें ज़्यादा फोकस करना है। इन सारी बातों को आपको एक आइडिया लग जाएगा इस चार्ट के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये आप देख रहे हैं खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है आपका 100 प्रश्न आता है, ठीक है, आपको मालूम है, जिसमें से आपको 50 का आंसर करना होता है, राइट। तो उस 50 में भी ना आपको व्याकरण का भी मिलेगा प्रश्न, और फिर हिंदी का जो आपका पाठ है उसका भी प्रश्न मिलने वाला है। तो उसमें भी देखेंगे कि जो व्याकरण है, उस व्याकरण में कौन कौन से प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, उसका यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये किस नाम से आता है? खंड अ के नाम से। देखिए आगे क्या है, वर्णमाला है, ठीक है। पहले वर्णमाला मैंने रखा है, इसमें से आपका 3 से 6 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कितने? 3 से 6 प्रश्न। तो ये ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। और मैं आपको बता दूं कि इस वर्णमाला पर ऑलरेडी मैंने एक क्लास कर दिया है, ठीक है। आप चैनल पर जाइए और पीछे स्क्रॉल करके देखिए कि हिंदी वर्णमाला पर कौन सी क्लास हुई है। उस पर ऐसे भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, व्याकरण के नाम से, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप कंप्लीट देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में है। अगर पार्ट 1 अगर नहीं देख सकते हैं, जिसमें स्वर की बात किया हूँ मैं, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न वहीं से बनते हैं आपके लिए। तो फिर भी मैं कहूँगा कि आप दोनों देख लीजिएगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब बात करते हैं शब्द विचार। ये जो है ना शब्द विचार, इसमें कौन से आते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, जिसमें से आपका 2 से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कभी 2 दे देता है कभी प्रश्न, कभी 4 भी प्रश्न पूछता है, ऐसा हुआ है कभी। जैसे 2024 में अगर 4 पूछा है तो 2023 में 2 ही पूछा है, लेकिन ये फिक्स रहता है कि इससे इतना आना है, ठीक है। बात करते हैं लिंग का, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना होता है, तो आप जानते हैं उसमें से 2 से 3 प्रश्न बनता है। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा से 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। और सर्वनाम से 1 से 2 प्रश्न। तो इन दोनों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। 1-2 प्रश्न मायने भी रखते हैं, बट कभी 1 पूछता है, कभी 2 पूछता है, लेकिन पढ़ना इसको भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही व्याकरण के रीढ़ हैं। तो ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विशेषण जो है, विशेषण में आप देखेंगे 2 से 4 प्रश्न हैं, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। क्रिया एक है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, और वैसे भी आप क्रिया बता देंगे। हम एक क्लास जो करेंगे सीनियर के लिए, 12th क्लास के लिए, जब हम इसको देखेंगे क्रिया को, तो वहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा, बट आपको उतना फोकस नहीं करना है।
कारक देखिए, जिसका दो आ रहा है, दो प्रश्न आ रहा है, उसको फोकस करना, वहाँ से फोकस करके चलना है हमें। अब कारक क्या है, कभी एक पूछता है तो कभी तीन पूछा है, तो ठीक है, तो आपको याद रखना है। और कारक बहुत ईजी है, ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कारक के बारे में, ठीक है। उपसर्ग देखते हैं, अगला जो आता है इसमें उपसर्ग आता है, जिसे 1 से 3 प्रश्न निश्चित है कि बनता है, और ये बहुत आसान होता है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी 1 से 2 प्रश्न बनता है, लेकिन इसको देखेंगे हम जब मैं क्लास करवाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि व्याकरण की क्लास चल रही है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। संधि से एक आता है तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है आपको, संधि पर बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है। देखिए संधि पर क्या है कि एक तो बहुत दिमाग को चकरियाने वाला ये होता है, आप समझेंगे नहीं समझेंगे, इसमें बहुत सारा सूत्र होता है, तो इसलिए कि इसमें दिमाग ही क्यों लगाना, क्योंकि ऑलरेडी तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इस पर फोकस करिएगा। हाँ देखिए, जानकारी के लिए ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जानकारी नहीं लीजिए, क्लास होगी मैं बता दूंगा, बट आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है ये देखना होगा आपको, कि आप कितना कवर कर पाएंगे। समास पे ज़रूर करना है, बहुत आसान होता है, ठीक है। ये समास जो है 2 से 3 प्रश्न बनता है, और पर्यायवाची में 2 प्रश्न, बहुत ये होता है, ये ऐसा होता है कि रेगुलर इसको पढ़ना होता है, ठीक है। ये कोई इसको आपको बता नहीं सकता ट्रिक, आपको रेगुलर आपको आपके पास अगर व्याकरण की किताब नहीं है तो ज़रूर रख लीजिएगा, और सेल्फ स्टडी भी करिएगा खुद से। बाकी मैं ऐसा सेट करूँगा, प्रश्न बता दूंगा कि आपको निश्चित रूप से यहीं से आने हैं, क्या कैसे तैयारी करना, वो सब कुछ हम करेंगे धीरे धीरे। क्लास जब हमारी आगे बढ़ती जाएगी, कुछ आपके साथ ही जुड़ते जाएंगे, छात्र ज़्यादा हो जाएंगे तो लाइव आएंगे, फिर कुछ क्लास का और माहौल बनाएंगे हम लोग। बट मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तैयारी जो है आपकी बढ़िया करवाने वाला हूँ, आपको निराश नहीं करूँगा मैं, बस आप इतना भरोसा आप भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है, जो इजी होता है, और रेगुलर आप जब व्याकरण किताब खोलेंगे, इसको देखेंगे, एक बार 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो दिमाग में रह जाता है। मुहावरा की बात करें तो एक इस पे भी फोकस नहीं करना है, वैसे भी बहुत आसान होता है, तो आप देख कर ही हल कर सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू। विलोम शब्द जो है इस पे भी फोकस नहीं करना है वैसे, लेकिन विलोम शब्द बहुत आसान होता है, अगर आपको देखिए कि लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये सब जो है ना, इसमें कोई सूत्र नहीं होता है, आपको रेगुलर दिखना होता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये तो हो गया व्याकरण का, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने व्याकरण की बात की कि इतना व्याकरण आता है, और आप ध्यान देख सकते हैं कि 2024 में आपका व्याकरण से 45 प्रश्न बने, और 2023 में जो है 43 ही प्रश्न बने, मतलब ये 45 का पक्ष रह रहा है ये सब। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मूल ध्यान कहाँ देना है, अपने पाठ पुस्तक पर देना है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, है ना, तो वहाँ ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं इसी वस्तुनिष्ठ मतलब 1 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उसी में गद्य की कहाँ से प्रश्न बनता है गद्य का, तो वो देखेंगे गद्य खंड से, ये जो है आप काट लेंगे, गद्य खंड से पंक्तियाँ आपको 6 से 7 ऐसे पंक्ति बनते हैं, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि देखिए जब हम पाठ पढ़ेंगे ना तो बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, और कहाँ से कैसे कौन से इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा बताऊँगा कि आप भूलेंगे नहीं, जो चीज़ आपको पढ़ना है बस वही पढ़ना है, ठीक है, मैं उस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। पद्य खंड में आप देखेंगे, पद्य खंड में, ठीक है, पद्य खंड में आप देखेंगे तो इसमें से पंक्ति भी 4 से 5 पंक्तियाँ बनती हैं, मतलब कविताएं होती हैं जिसमें से कहीं से बीच से आपको पंक्ति उठा कर दे देगा, बोलेगा कि बताइए किस शीर्षक पाठ से है, कविता शीर्षक पाठ से, तो बताना ही आपको इतना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पात्र संबंधी, तो पात्र संबंधी में कहानी से, साक्षात्कार से, व्यक्ति चित्र से, ऐसे जो आपके लगे हुए हैं उनमें से जो पात्र होते हैं उनको लेकर पूछ देता है, उनसे रिलेटेड कुछ घटनाएं घटी रहती हैं पाठ के अंदर तो उसको लेकर पूछ देता है, तो ऐसा प्रश्न बनता है। हम आगे देखेंगे प्रश्न जो अभी करने वाले हैं 2024 का, तो उसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर ज़रूर रखिए, क्योंकि मेरी जो क्लास होती है थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ी लंबी का मतलब 1 घंटा हो ही जाता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सीखना है तो थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं आप। पाठ्य पुस्तक से देखिए, पाठ्य पुस्तक में जो आपके जो चैप्टर हैं उनके जो विषय होते हैं ना, विषय वस्तु, अंदर की जो बातें बताई जाती हैं विषय वस्तु से, तो उनको लेकर ये सवाल बन जाता है 4 से 5 प्रश्न, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कोई कविता दे दिया और बोला कि कविता पाठ से बोला कि बताइए ये इसमें क्या कही गई हैं बातें, ये किससे रिलेटेड है बातें, तो उसमें बताना होता है, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे जब मैं बताऊंगा तो।
और देखिए पाठ विधा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप देखेंगे अनुक्रमणी जो लगा हुआ है, आप जैसे पुस्तक खोलेंगे ना तो वहाँ पर देखिए अनुक्रमणी में लिखा हुआ है, वैसे वहाँ पर लिखा है कि ये कहानी है, नाखून क्यों बढ़ता है तो वो कहानी है, कि कौन सा क्या है तो वो क्या हुआ, विधा, कहानी, निबंध, ये सब विधा है, साक्षात्कार, ये क्या है, विधा इसको बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि बताइए कौन सा विधा है। ठीक है। लेखक का जन्म काल जो है, लेखक का जन्म काल, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसका एक ऐसा मैं चार्ट बना के दूंगा कि पूरा जो आपका अनुक्रमणी है यानी सिलेबस जो लगा हुआ है ना, उसके राइटर, लेखक, ठीक है, और उसके उनके जो रचनाएं, फिर उनका जन्म काल, रचना किस संग्रह से ली गई है उसको देखेंगे, उनके माता पिता कौन है रचनाकार के, उनको देखेंगे, एक जगह जन्म कहाँ हुआ है उसको एक चार्ट बनाकर मैं आपको दे दूंगा। और ताकि आप उसको नोट करके चार्ट पेपर या A4 साइज का जो बीट से पेज उखाड़ कर बड़ा सा बनाकर उस पर आप एक बना सकते हैं और सामने दीवार पर रख सकते हैं, ताकि आपका नज़र हमेशा उस पर रहे। ठीक है। और क्योंकि वहाँ से प्रश्न 2-3 फिक्स हैं कि आने ही आने हैं, और केवल वहीं से प्रश्न इतने ही नहीं आते हैं, दिमाग में ओवरऑल आपका थॉट हो जाएगा कि हमारे सिलेबस में ये रचनाएं हैं और ये लेखक हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है आपको। अब बात करते हैं लेखक का जन्म स्थान कहाँ है, ये क्योंकि वहीं से मिलेगा, जो चार्ट बना देंगे तो यहीं से आना ही आना है, ये फिक्स होता है। कभी एक पूछता था, कभी 2 पूछ देता है। और ये देखिए लेखक का रचना काल, रचना काल क्या होता है, 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। रचना काल होता है जैसे आपका ये हिंदी है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक इतिहास है, कहाँ से हिंदी शुरू हुई है, इसको कितने काल खंडों में बांटा गया है, और किन किन काल खंडों में कौन कौन से राइटर आते हैं और अपनी रचनाएं उसमें किए हैं। तो आपके जो सिलेबस में जो राइटर्स लगे हैं वो भी किसी न किसी कालखंड से आते हैं। तो वही पूछ रहा है, यानी रचना काल उसको आप समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो वही वही पूछ रहा है कि वो लेखक बताना है कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तो ये किस कालखंड से आते हैं, या किस, इनका रचना काल क्या है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनता है। तो आप क्या बोलेंगे, द्विवेदी जी हैं, वो आपका द्विवेदी युग से ही हैं। ठीक है। वो किस में आता है, आधुनिक काल में आता है। तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर दूं कि आप इस चैनल पर जाइए और विज़िट करके देखिए, अंदर आपको एक मिलेगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नाम से एक क्लास मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं उस क्लास में कालखंड क्या होता है, हिंदी की इतिहास क्या है, उसको कितने कालखंडों में मैंने बांटा गया है, उसको मैंने वहाँ पर दिखा दिया है, आपको एक आइडिया लग जाए। वैसे भी आपको देखनी चाहिए उस क्लास को, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषी हैं। अगर आप वही नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे आप हिंदी को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो आप हिंदी को एक समझने के लिए भी उस क्लास को ज़रूर देखिए। इतना हो गया, ये समझ गए यहाँ पर। अब बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाए बस। अब बात करते हैं खंड ब के नाम से जो आता है 6 प्रश्न। ठीक है। जिसको बोलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। तो इसमें हमें देखना है, ठीक है, इसमें हमें देखना है कि 6 प्रश्न आते हैं। तो जिसमें पहला आता है गद्यांश, फिर दूसरा आता है गद्यांश, यह आपको मालूम होगा पहले से भी अगर आप देख चुके होंगे तो। मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेहनत कहाँ करना है। सिर्फ आपको 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं ना, 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये जो दिया है ना विषयनिष्ठ प्रश्न, देखिए आपका 10 और 10-20 मैं ऐसे बताऊंगा कि उसमें से एक भी गलत नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा ही बताता हूँ क्योंकि इतना आसान तो कोई कर ही नहीं सकता है सवाल। मतलब मैं सोच के आश्चर्य था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 गद्यांश दे दे और इतना आसान। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हल कैसे करना है, उसका क्या ट्रिक रहता है, उस ट्रिक को मैं बताऊंगा कि आपको कम समय में, यानी अगर 5 सवाल दिया है गद्यांश में, देखिए गद्यांश 2 देता है, ठीक है, 5-5 नंबर का, क और ख के नाम से, जिसमें 2 संख्या रहता है। ठीक है। उत्तर दोनों को देना है, यानी क और ख का उत्तर देना है, इसका मतलब ये समझिएगा। यानी 5 नंबर का एक होता है गद्यांश, फिर दूसरा भी 5 नंबर का होता है। तो 5 नंबर के यानी 5 सवाल होते हैं। तो उसको कैसे हल करना है आगे हम क्लास में देखेंगे, थोड़ी सी जो लंबी हो जाएगी, बट आप ज़रूर देखिएगा, अंत में उसको डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हल करनी, ये सब बात करेंगे हम। ठीक है। इसका गारंटी है, आप इसके लिए निश्चिंत हो जाए, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। आपके पास समय है, जब लास्ट में दिसंबर में हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ रेगुलर बस हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है। MCQ करेंगे आपका, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग,
रोज़ एक ना एक गद्यांश पढ़ेंगे इस तरीके से, और मैं आपको टास्क दूंगा, आपको उस टास्क को घर पे करना है कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ गए? ये 2 गद्यांश के लिए निश्चित रहना है। आपको कहाँ मेहनत करना है? 50 नंबर पर। वहाँ निबंध ये फिक्स होता है, हम लोग 7 से 8 ऐसे निबंध फिक्स करेंगे जिसको मैं नोट करवा दूंगा, या आप खुद से कहीं नोट कर सकते हैं, बट मैं करवा दूंगा आसान भाषा में। और जिसमें देखिए क्या होता है, प्रिय लेखक, प्रिय खेल, कोई खेल पर ले लेना है, या आपको किसी खेल पर निबंध लिख लेना है, और पूछेगा तो प्रिय खेल में जो आपको प्रिय है उस पर लिख देना है। किसी प्राकृतिक आपदा पर तैयार कर लेना है, ठीक, तो ये एक रिलेटेड इससे हो जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिख लेना है एक निबंध। पावन पर्व में होली या आपका दीपावली, एक ऐसे पर्व पर तैयार कर लेना है निबंध। दहेज प्रथा पर एक तैयार कर लेना है। राष्ट्रीय एकता क्या होता है इस पर, या पुस्तकालय पर। इसमें से कोई ना कोई तो एक आना ही आना है, ठीक है, ऐसे फिक्स कर लेना है। ये तो हो गया, ये तो तैयारी की, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, बस कुछ मैं बता दूंगा जो थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा, आप अपने से खुद से लिख लेंगे। ये हो गया, इधर तो कोई मेहनत नहीं करना है। पत्र लेखन भी बहुत आसान है, कुछ फॉर्मेट होता है, ऊपर और नीचे लिखना होता है, बीच में आप अपना दुखड़ा सुनाइए, कैसे सुनाना है, कम शब्दों में कैसे, वो मैं बता दूंगा तरीका क्या होता है, ठीक है, वैसे भी आपको पहले से मालूम ही होगा। तो यहाँ भी कोई ध्यान नहीं देना है ज़्यादातर। ज़्यादातर पूछता है कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना होता है छुट्टी को लेकर, माफ़ करने को लेकर, फ़ी माफ़ करने को लेकर, या स्कूल जो आपका स्कूल है उसमें साफ़ सफाई को लेकर, ठीक है, या किसी प्रतियोगिता करवाने को लेकर, कुछ भी ऐसा, बस वही तो करना क्या रहता है, फॉर्मेट वही रहता है, बस बीच में जो चीज़ें लिखनी रहती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? फिर आगे, या सगे संबंधी अधिकारियों को ऐसा कुछ होता है, पत्र लिखना होता है, या संवाद लिखना होता है अपने दोस्तों के बीच किसी मुद्दे पर लेकर, तो ये बहुत आसान होता है, पहले लिखना होता है, ठीक है। 5 नंबर ये भी है जिसमें से कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा उस तरीके से। बस नंबर कहाँ कटता है, आपकी जो लिखने की जो साफ़ सफाई है ना, लिखावट की जो साफ़ सफाई है, वहाँ नंबर कटती है, कट जाता है। क्यों? क्योंकि आप लिखे हैं, सब कुछ सही लिखे हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर देखता है, जो चेक करता है, अगर देखेगा यार कितना, एक तो उसके पास प्रेशर रहता है, और वो देखेगा तो क्या करेगा, सीधे कलम घुमाएगा। हाँ, अच्छा उसको लगा, अच्छा फील हुआ, और वाह क्या साफ सुथरा लिखा है, नंबर ऐसे 8 नंबर फिक्स बैठा देगा, और नहीं तो 6 नंबर बैठा के आगे बढ़ जाएगा। ये ऐसे स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। कोई आपको पढ़ता नहीं है कि आप कितना विद्वान है, नहीं पढ़ता है। हाँ, जो ज़्यादा अगर कोई टीचर तेज दिमाग का है, तो आपके एक नज़र मारेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कहाँ कहाँ पर आपने गलती किया है, तो उसको मार्क करते हुए वो नंबर बैठा देगा। आगे बात करते हैं। उत्तर क्या है, लघुत्तरीय ऐसे नाम नहीं देता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लघुत्तरीय प्रश्न 5 नंबर पर देखिए आता है ऐसा, ये मैं क्रम से ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी 10 प्रश्न रहते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या रहता है, सॉरी, प्रश्नों की संख्या क्या रहता है, 10, और उसमें से 5 का आंसर करना होता है, ठीक है। यानी 10 नंबर की रहता है, पार्ट से ही रिलेटेड होता है। तो जब हम 50 नंबर की तैयारी करेंगे ना, तो वहीं से ये आपका हल हो जाएगा, यहीं से आपका ये भी हल हो जाएगा। दो देखिए, 2 से 3 लाइन में इसको लिखना होता है, 2 नंबर का रहता है, तो 20 से 25 के आपके अराउंड में इसको लिखना होता है, यानी 3 पंक्तियों में आपको किसी हाल में लिखना पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्याख्या जो है आपका 1 और 2 देता है व्याख्या, प्रश्न व्याख्या क्या है, 2 देता है, जिसमें से आपको 1 का करना होता है। 5 नंबर का होता है, देखिए, एक व्याख्या गद्य से दे देता है, एक पद्य से दे देता है, यानी एक गद्य से किसी को निबंध से या कहानी से कोई पंक्ति उठा देगा और उसका व्याख्या पूछेगा, या फिर एक कविता दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसका व्याख्या क्या है, करना है। तो आपको करना ये बहुत आसान है, जब पढ़ेंगे हम लोग तब मज़े से पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा इसका भी फॉर्मेट होता है कि कैसे लिखना होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम अपने, एक मिनट, ये क्या बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कीप, डू यू वांट टू कीप, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये आप चीज़ देख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सवाल पर चलकर, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। ये रहा, आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है सवाल है 2024 का सेकेंडरी। एक मिनट, यहाँ पर पेन लेना पड़ता है, और हम पेन ले लिए, और रेड कलर में आपको लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपका 101 में इस तरीके से आता है, यही आपका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 की बात करते हैं, एनुअल है, और हिंदी एमटी के नाम से ऐसे रहता है, मातृभाषा हिंदी, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और
तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ों को देख रहे होंगे। ऐसे आता है, आपका सवाल बन के रहता है और इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि सवाल कैसे बनता है। आपको मैंने बताया ना कि ये आपका खंड अ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये आपका खंड जो है, ये खंड अ है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आता है। अब नीचे बात करते हैं हम लोग सीधे प्रश्न पर। ये बताना है कि देखिए सवाल नंबर 1 आया था आपका, एक सवाल आया था, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी जो है राजधानी कहाँ है। ये राजधानी, दूसरी राजधानी बताना है। तो ठीक है, यहाँ पर, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये जो है यह कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये अभी अभी आपको समझना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको समझना है इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि दिमाग लगाना है कि सवाल कैसे बनते हैं। ये है आपका गुणाकर मूले जी का जो है लिपि जो है, देवनागरी लिपि की जो बात की है, उससे ये प्रश्न अंदर से पूछा हुआ है। तो हमने देखा ना कि विषय जो रहता है उस विषय के अंदर से पूछा जाता है। तो एक यहाँ से पूछ दिया, ठीक है। पापाती जो है आपका, ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर, पापत्ती जो है, पापाती क्या है, बेहोश सी क्यों पड़ी थी, तो आपको ये बताना है। तो उसको क्या था कि देखिए क्यों पड़ी थी, तो एक मिनट, सॉरी, अरे क्यों फ़ोन कर रहे हैं भाई। और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरा पेन का क्या हाल हो गया है, सॉरी। मैंने कैमरा जो लगाया हुआ है ना, मोबाइल को ही लगा बनाकर कैमरा यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुखार दिया हुआ, बुखार यानी बुखार की तेज़ी के कारण जो पापाती है बेहोश सी पड़ी रहती है। तो इस तरीके का प्रश्न आपका बनता है। अब माँ को ये ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा पेन का आइकन क्यों नहीं शो कर रहा है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। देखिए ये पाठ से सीधे पंक्ति पूछ दिया है, ठीक है। तो ये कौन कहता है, आपका कैलाश कहता है, ठीक है। ये कौन कहता है, कैलाश कहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं आपका ये जो है 4 नंबर प्रश्न में, नानकाना साहब अब कहाँ है। तो ये आपका जो कविता है गुरु नानक जी का, उनका जो जन्म स्थान हुआ है यहीं पर हुआ था, बट ये अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया आपका। मेरा पेन का आइकन नहीं शो कर रहा, अभी आया, ठीक है। ये 5 नंबर देखते हैं, सोहिला किसकी रचना है। तो आप देखिए, अभी देखा गुरु नानक का जन्म स्थान को लेकर, ठीक। अब गुरु नानक से ही ये सवाल बन गया है कि पूछ रहा है सोहिला जो है, सोहिला किनकी रचना है। तो एक तो राइटर के जो रचनाएं हैं, जो राइटर ने लिखा है, उनको भी ध्यान में आपको रखना है। तो वहाँ से ये 2 से 3 प्रश्न ऐसे भी बनते हैं और कुछ ज़्यादा ही प्रश्न बनते हैं, आपको ऊपर देखे ही होंगे, अंदर से बनते हैं, बाकी मूल पाठ से बनते हैं, सब मिला के 4-5 ऐसे ही बन ही जाते हैं। तो आप देख सकते हैं गुरु नानक की है, ठीक है। ये आपको वैसे भी आपको याद रखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं, देखिए 6 नंबर पर, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे, अभी देखिए गुरु नानक जी से ही रिलेटेड है ये, आप समझ रहे हैं ना। ये तो 3 प्रश्न तो ऐसे ही बन गए आपके, राइटर से ही रिलेटेड ये बन गए। तो ये गुरु अर्जुन देव हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके का प्रश्न बन रहा है। 6 नंबर पे आप देख रहे हैं, 6 नंबर पर है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। ये पंक्ति पूछ रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, यानी ली गई है, बताना है। तो आपको दंड कमंडल शिखा ये गुरु नानक से ही संबंधित है, आपको ध्यान देने की बात है। लेकिन पूछ रहा है किस कविता से ली गई है, तो आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, गुरु नानक जी ने की। यानी 4 प्रश्नों तो यहीं से बन गया, देख रहे हैं ना आप। तो आपको पढ़ना है कैसे, एक तो आइडिया लग रहा है, और मैं आपको जैसे क्लास कराऊंगा तो ये सारे सवाल आपके लिए बस चुटकी भर के रह जाएंगे। अभी देखिए, अभी वहीं पे हम लोग फंसे हुए हैं, गुरु नानक से ही रिलेटेड। देखिए प्रश्न एक आ गया कि किस पद में राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया है, राइट। तो आप जानते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, ठीक है। ये पहला ही पद है, 2 पद दिया हुआ है, एक राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, ये पहला पद, फिर दूसरा पद एक और है। तो ये आप जानते हैं कि कीर्तन की यानी राम नाम की बात किस में कही गई है, यानी प्रथम पद में की गई है। ये जिसका भी प्रश्न है वो ऑलरेडी टिक यहाँ पर मारा हुआ है, तो आपको भी ऐसे याद है। और ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर पर ये है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। मैं आपको बता दूं कि हम जब पढ़ेंगे निबंध या कहानी, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं,
जैसे ये बना हुआ है पिछानी। दो प्रश्न ऐसे बनते हैं शब्द को लेकर, यानी पाठ्य पुस्तक से शब्द दे देगा और बोलना होता है, उसको बताना होता है कि उसका अर्थ क्या है। जैसे पिछानी मतलब छानी, पिछानी, ठीक है। देखिए पहचानी इसमें दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड छ से इसे पकड़ना होता है, बाकी इसमें कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। पिछानी ये तो पहचानी, ऐसा है। आपको दिमाग कॉमन सेंस भी लगाना होता है। जब आपको नहीं मालूम होता है तो कई बार आपको ऑप्शन काटना होता है, देखना होता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं है, हाँ ये होगा, ऐसे मारना होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी और बात कह दूँ यहाँ पर, कि जब भी आप प्रश्न हल करने जाइए तो एक तो 100 नंबर, 100 प्रश्न तो दिया रहता है भाई, हमको 85 निकालना है। तो आपको सबसे पहले वही करना है कि जो आपको मालूम है, राइट, जो आपको मालूम है पहले उसी को फोकस करना है, उसी पर करेक्ट आंसर लिखना है और आंसर ऐसे मारना है, ऐसे, ठीक है। सॉरी, ये पहले इसको देख लेते हैं। कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? तो पठान राजवंश में आपका कौन हुए थे? ये रसखान हुए हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं होगा तो गलती से टिक लगा है बताने के समझाने के रूप में, तो रसखान हुए। तो आपको मालूम है कि रसखान है तो रसखान पर टिक लगाना है और यहाँ टिक लगाना है। जो नहीं होगा उसका बिल्कुल ही छोड़ देना है। टिक लगाते समय क्या करना, नंबरिंग देना। अगर मान लीजिए पीछे आपने 5 सही नंबर 5 दिया है तो यहाँ छठा नंबर अपना नंबर यहाँ डालना है। ये मैं एक बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे, अपना नंबर देना है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर दिए और फिर जब मालूम चलेगा कि आप आगे बढ़ गए और जब उसमें OMR जो शीट आती है उस पर जब कलर करने चलेंगे, भरने चलेंगे गोला, तो मालूम चलेंगे तो आपका तो समय बर्बाद हो गया। समय परीक्षा में पास कब हो जाता है मालूम नहीं चलता। इसलिए आपको ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि खुद का नंबरिंग करना है पहले, ताकि आपको बाद में गिनना नहीं पड़े। आपको लगे कि मेरा तो ये छठा नंबर ये है, सातवां नंबर ये है, आठवां नंबर ये है, राइट, समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है, हम मोटा मोटी देखेंगे, ठीक है। और जल्दी में मैं करता हूँ क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझाना है। आपको बस इतना ध्यान है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो आपको मालूम है कि ये बड़ौदा जो नरेश हैं उन्हीं के प्रोत्साहन से जाकर आगे उन्होंने अध्ययन किया था। प्रोत्साहन मतलब उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था, ठीक है। 12वां जो प्रश्न है, द अनटचेबल्स। देखिए एक चीज़ और आप गौर करेंगे कि देखिए अभी भीमराव साहब से रिलेटेड एक प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न बन रहा है ना आपके एग्जाम में, ठीक उन्हीं से रिलेटेड दूसरा प्रश्न बन रहा है। ये नहीं कि यहाँ पूछ दिया फिर कहीं दूसरे नंबर पर पूछ रहा है, ऐसा नहीं दे रहा है। यानी दो दो तीन प्रश्न जो आ रहे हैं राइटर के उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। इतना आप समझ गए, तो ये भी एक अच्छी बात ही है आपके लिए। अनटचेबल, अनटचेबल्स आप देख रहे हैं, अन मतलब अनछुआ, ठीक है। टचेबल्स माने छूना, यानी जैसे अछूत होता है ना, यानी जिसको अछूत लोग को आदमी नहीं छूता, ऐसा जो, तो वही इसका अर्थ हुआ अनटचेबल्स माने अछुअनीय, अछूत एक समझिए एक तरह। तो ये कौन लिखे हैं भाई? अंबेडकर साहब ही लिखे हैं। ऐसे भी मालूम है उन्होंने जाति प्रथा की बात की है अपने पहले ही चैप्टर में, तो आप इससे भी कॉमन सेंस से काम कर सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, विष के दांत, ठीक है। शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? देखिए मैंने बताया ना कि आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस कहानी, आप तो विधायक मालूम हो गया, लेकिन ये जो लगी है कहानी या रचना निबंध जो लगा है वो किस संग्रह से आता है वो भी देखना है। संग्रह का अर्थ होता है जैसे 10, 8 जो ऐसे कुछ कहानियों को मिलाकर एक एक संग्रह बनाया जाता है और उसको प्रकाशित कराया जाता है पुस्तक के रूप में। तो उसी से फिर एक कहानी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप ये समझ गए, संग्रह मतलब कुछ कहानियों या निबंधों का संग्रह होता है। आपको मालूम है विष के दांत कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। तो देखिए आप इसमें दिया नहीं है, कोई ऐसे ही देख कर नहीं पता चल रहा है कि होगा, लेकिन उससे पूरा का पूरा रिलेटेड यही एक चीज़ मिल रहा है, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ है? मैंने बताया कि जन्म काल से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। 102 प्रश्न बनते हैं ऐसे। तो आप इसमें देखिए कौन होगा, ये आंसर बंदा सही मारा है, 1925 में ही हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। 15 नंबर प्रश्न पर देखते हैं, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे डॉट 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 और कुछ बातें हैं पर वे मिल नहीं रहे हैं? ये किसने कहा? तो आपको मालूम है कि अमरकांत की जो कहानी है बहादुर, उसमें ये एक रिश्तेदार जो रहते हैं उनकी जो पत्नी है, ठीक है, उन्होंने ही रखा रहता है, कहाँ? चरपाई पर रखा रहता है। ये भी सवाल बन सकता है कि पैसा कहाँ खुद निकाल कर रखा गया था? चरपाई पर, है ना।
तो आप समझ गए। ये आप देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न जो है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी आप एक देख रहे हैं पुरस्कार से प्रश्न बन रहा है, तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इतने पुरस्कार दिए हैं, किस पे फोकस करिएगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना किसी भी राइटर का जो उनका परिचय पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मोटा मोटी हम लोग ध्यान दे देंगे कि किस पे उनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनको मिला हुआ है पहले ही पर निराला, निराला की साहित्य साधना पर मिला हुआ है। ये बंदा सही किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यथेष्ट जो है शब्द का अर्थ बताना। ये मैंने बोला ना कि दो ऐसे आते हैं शब्द जिसका अर्थ बताना होता है, वो आपके पाठ से ही लिए जाते हैं वो शब्द। तो यथेष्ट मतलब होता है यथा इष्ट, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही इसका अर्थ होता है, यानी पर्याप्त। अब उससे ज़्यादा नहीं, हमको इतनी ज़रूरत है यानी पर्याप्त है मेरे लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे पर्याप्त दिया है, ये सब नकारात्मक बातें की हुई, तो ये सब कभी नहीं होगा। बात कहीं और है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ और डाल दिया है। अब 18 नंबर देखते हैं, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग, ठीक है, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग के संपादक निम्न में से कौन थी। आपको मालूम है कि बिरजू बिरजू जो महाराज थे, तो उनकी एक शिष्या थी, ठीक है, रश्मि वाजपेयी जी। और उन्होंने एक ये भी प्रश्न बन सकता है, आप इन फ्यूचर में याद रख सकते हैं कि रश्मि वाजपेयी किसके क्या हैं, तो शिष्या किसके हैं, तो बिरजू महाराज के, या बिरजू महाराज के शिष्या कौन है, तो आपको बताना है रश्मि वाजपेयी। तो वो उन्होंने रंगकर्मी की पत्रिका का संपादन किया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन से यहाँ से भी आप कुछ कुछ सवालों को, कुछ कुछ चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर में, पंडित बिरजू महाराज से यह सवाल आ रहा है। देखिए पहले एक आ गया रश्मि वाजपेयी, उन्हीं से है, उसी चैप्टर से, और फिर एक नेक्स्ट उसी से आ गया ना। मैंने बोला ना कि 2-3 प्रश्न एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक रह रहा है। कानपुर में कितने साल रहे हैं, तो जब ये साक्षात्कार, ये किस विधा का है, तो ये साक्षात्कार है। तो जब ये पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा 2 से 2.5 साल का जो है इन्होंने वहाँ पर समय दिया था। 20 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। ठीक है, ये 12वीं क्लास में भी इनको पढ़ना है और अभी आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। अशोक वाजपेयी हार जीत इन्होंने लिखा हुआ है, तो इनका जो हार जीत कविता है लगा हुआ है, लगी हुई है कहाँ पर, 12वीं क्लास में, ठीक है, दिगंत भाग 2 में, और आपके भी यहाँ पर लगा हुआ है ये। तो कौन सी रचना है बताना है, ठीक है। तो सौरमंडल है कि नौकर की कमीज, ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो नौकर की नहीं नहीं ये नहीं होगा, नौकर की कमीज नहीं, कविता का जनपद, ठीक है, ये है, ठीक है, याद रखना है। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कविता का जनपद ही अशोक वाजपेयी का है, यही है। हाँ, वो गलत आंसर किया हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर में देखेंगे, उसको देख लेंगे, ठीक है। 21 नंबर देखेंगे, इच्छा शब्द का पर्यायवाची बताना है। एक, अब देखिए व्याकरण से प्रश्न आ रहा है, ठीक है, अभी तक तो पाठ से है, अब ये व्याकरण से देखते हैं। इच्छा क्या होता है, इच्छा मतलब मेरा लालसा है, अभिलाषा है, ठीक है, इसका पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रसन्नता तो होगा ना, ये तो खुशी की बात कर रहा है। कामना, हाँ यही मेरी कामना है, ठीक है, मेरी कामना है कि आप ना 10वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तो ये मेरी कामना है या मेरी इच्छा है। अद्भुत नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12 प्रश्न पर चलते, सॉरी 22 पर चलते हैं। हाँ ठीक, रख दो ठीक दो, रख दो, उन्हें रख दो। गृहस्थ शब्द का विलोम बताना है। अरे बाबा रख दो वहाँ पर, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, क्या करूँगा मैं लड़का है एक छोटा सा है, देखो कैसे क्लास लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, ठीक है, गृहस्थ का मतलब होता है घरेलू चीज़ों, सॉरी विलोम बताना है ना, तो घरेलू चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, उसको गृहस्थ करना, अपने परिवार को संभालना, घर घरवारू करना। लेकिन उसका क्या होता है, यानी सन्यासी हो जाता है, यानी त्याग देना, सब कुछ खत्म। इसको मुंह में से, हाँ धा दो, उजे रख दो, नीचे रखो, हाँ ठीक बा, जा। 23 नंबर देखते हैं, जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द बताना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और 12वीं क्लास में आप जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, एक व्याकरण की जो भी क्लास होगी ना, आप बिल्कुल अभी से ही तैयार कर लीजिएगा अपनी 12वीं क्लास के लिए भी, क्योंकि जो जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, व्याकरण पढ़ने वाले सेम 12वीं क्लास में वही पढ़ना है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। जितने प्रश्न मैंने बता दिए अभी शुरुआत में कि कहाँ से व्याकरण से कितने कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक वही प्रश्न 12वीं में बनते हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप अभी से ही ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए एक शब्द के लिए
जो है ना एक शब्द कई शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो 6 से 7 प्रश्न आपके 12वीं क्लास में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए फ़ायदा तो हो गया ना यहाँ पर भी पढ़ना, तो इसलिए इसको पढ़िएगा बहुत ज़रूर। तो देखिए, जो नहीं हो सकता यानी असंभव, राइट। मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ इसलिए कि क्लास लंबी हो जा रही है, तो बहुत सारे अब तो थोड़ा दिमाग ऐसा हो गया है ना कि विचलित हो जा रहा है, कंसंट्रेशन एक जगह बन नहीं रहा है आप लोगों का, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 24 नंबर में देखेंगे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। और अभी मैं विश्लेषण करके भी नहीं समझा सकता हूँ, चूँकि पढ़ लेंगे तो फिर विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी उतना कम समझ में आएगा, बट आपको एक थॉट मिल जाएगा कि हाँ कुछ ऐसा भी है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना होता है ना, कोई डांटता है, घर के जैसे माँ पापा किसी चीज़ के लिए आपको डांट देते हैं, तो आपका चेहरे का क्या रौनक ख़त्म हो जाता है, या कुछ चीज़ हो जाता है, गलती कर देते हैं, तो आप मालूम चलता है अरे डांट पड़ने वाले, तक घबरा जाते हैं। ठीक है, ये हो गया चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरा जो है। इंद्र का पर्यायवाची बताना है, तो इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र होता है, ये बंदा गलत किया हुआ। चीर क्या होता है, कपड़ा का होता है, ठीक है ना। वसन भी कपड़ा का ही होता है, वसन माने कपड़ा ही होता है, पट माने वही चीज़ हो गया आपका, महेंद्र जो है यही है एक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताएगा पर्यायवाची के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नमक का है 26 नंबर में, नमक शब्द का विशेषण, ठीक है, बताना है। तो नमक का होता है नमकीन हो जाएगा। आप वैसे भी देखिए, नमक है तो नमक लगना चाहिए, है किसी में नमक है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मालूम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं मालूम है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करना है कि जो अगर नहीं मालूम है तो एलिमिनेट करिए कि देखिए कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, ऐसे काटना है। अब बात करते हैं 27 नंबर की। तो यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर लुकोक्ति है, इसका सही अर्थ बताना है। तो काला अक्षर भैंस बराबर अपने गाँव में खूब सुना होगा, ठीक है। यानी ये बात क्या कर रहा है, निरीक्षण की बात कर रहा, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हैं उसकी बात किए जा रहा, ठीक है ना। तो निरीक्षण हो जाएगा, मतलब वो अक्षर से उसको भेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर में आया हुआ है ये प्रश्न, राम खाता होगा। ये काल से प्रश्न बन रहा है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना टेंस इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में भी काल पढ़ना होता है। तो ये राम खाता होगा, देखिए खाता यानी वर्तमान में है, लेकिन एक फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसमें खाता होगा कोई तय नहीं है, यानी संदिग्ध है, यानी संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। गिरोह शब्द का 29 नंबर में देखेंगे, गिरोह शब्द का कौन संज्ञा है, जो है ना गिरोह शब्द है वो कौन संज्ञा है, तो बताना है। गिरोह मतलब क्या होता है, मंडली होता है एक, ठीक है, तो उसी को बात कर रहा है। तो गिरोह आपका हो जाएगा समूह हो जाएगा, ये सही बंदा किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर पर गवैया। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, गवैया। देखिए ये थोड़ा सा आपका प्रत्यय, आपको मुझे लगता है कि 12वीं क्लास से थोड़ा सा टफ प्रत्यय पूछा हुआ है, क्योंकि कई बार होता है ना आपका प्रत्यय सीधे जो शब्द दिए होते हैं उसमें निकालना प्रत्यय बहुत आसान होता है, और प्रत्यय आपको मालूम है ना कि शब्द के पीछे लगता है, यानी ये जो शब्द दिया है ना इसके पीछे लगता है, ठीक है। और उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले उसमें जुड़ा रहता है। तो देखिए गवैया जो है ना, इसमें वैया आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें मूल जो है ना, इसके अंदर मूल जो शब्द है क्या है, गा है, यानी गवैया उसको बोलते हैं, गायक को बोलते हैं। तो ये है थोड़ा सा टफ दिया हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि 12वीं के जहाँ मैंने देखा तो बहुत आसान दिया वहाँ पर, तो प्रत्यय 1 मिनट में बस देखेंगे आप समझेंगे उसका। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का, कारक बहुत आसान होता है। पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो अलग जो होता है ना से आपादान में आता है, आपको वैसे भी याद रखना है। से 2 में आता है, एक करण में आता है, करण कारक में आता है, करण कारक में आता है, और आपादान में आता है। करण में यानी कलम से यानी साथ में रहेगा, और आपादान में अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर पत्ता क्या होता है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो आपको आपादान में जाना है। और 32 नंबर देखेंगे, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको मालूम है सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितना है, तो आपको बताना है 11। ये प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 11 है, और उसी 11 को इन्होंने 6 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये रचना की दृष्टि से बताया गया है, क्या है, ये रचना के दृष्टि से है,
ठीक है ना। ये रचना की दृष्टि से ऐसा लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रचना की दृष्टि से 6 होता है। और हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे। मैं जब 12वीं के बच्चों को पढ़ाऊंगा ना, व्याकरण पढ़ाऊंगा, तो साथ में ये समझना है कि आपके लिए भी क्लास है। व्याकरण आपको अलग से नहीं पढ़ाना है, दोनों क्लास के लिए एक साथ पढ़ाना है, क्योंकि सवाल सेम बन रहे हैं, ऐसे ही बन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि आप में तो और थोड़ा सा मुश्किल पूछ दे रहा है। 33 नंबर जो ऐसा ना हो सके कि कोई आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा ना हो सके कि एक साथ कोई आ जाए एक साथ। तो कोई क्या है, कोई यानी किसी की बात की जा रही है, किसी आदमी के लिए कोई आया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी सर्वनाम से ही प्रश्न पूछ रहा है। उधर प्रकार पूछ लिया भेद पूछ लिया, कितना है संख्या उसका, और यहाँ पर अंदर से पूछ रहा है। तो कोई यानी निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं यानी अनिश्चित है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका। 34 नंबर में आप देखेंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, दोनों का अगर जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, मालूम है आपको भाई। विशेषण ही होता है जो दोनों की विशेषता बताता है। दूध अच्छा है, खराब है, फटा है, ये दूध क्या हुआ, संज्ञा हो गया है ना। और अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, क्या है, ये विशेषण हो गया। तो विशेषण ही है ना, दूध खंड दही की बात कर रहा है, दूध की बात कर रहा है, जो भी है। 35 नंबर में देखेंगे, शेर भर दूध, यानी शेर भर, यहाँ पर मात्रा की बात की जा रही है, लेकिन ये मात्रा पता नहीं है, परिमाण क्या है, परिमाण की बात की जा रही है। यहाँ कोई गुणवाचक नहीं, कैसा है, खट्टा दूध नहीं पूछ रहा है, मीठा दूध, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, लेकिन शेर भर के पूछ रहा है। यानी 1 kg दूध कहता तो वहाँ पर संख्या की बात हो रही है, लेकिन यहाँ शेर कह रहा है, यानी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ परिमाण है इसमें। यह विशेषण बताना है किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर परिमाण बोधक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, और मेरी इस जल्दीबाजी को भी समझ रहे होंगे कि मैं आपको चाह रहा हूँ कि कम समय में सब कुछ बता दूँ, एक आइडिया लग जाए, और साथ साथ में 2024 में जो प्रश्न है उसका भी हल आपको मालूम चल जाए। एक बार 3 चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पर। 36 नंबर में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। देखिए, एक प्रश्न ऐसे बनता है शुद्ध और अशुद्ध, उसमें अशुद्ध ही बताना होता है। आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। देखिए, आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो कहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, और आपको मालूम है कि प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए जब प्रश्न पूछा जाए, इसी में नहीं है, और ये आंसर यही हो जाएगा। ये गलत बंदा मारा हुआ है, आपको ये तो पता चल गया। और ये भी अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि मालूम है कि जब सवाल 3-4 ऑप्शन दिया तो उसमें एक ही गलत होगा, सारे तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ 37 नंबर में तद्भव शब्द कौन है बताना है। निम्न में तद्भव शब्द क्या है, तद्भव होता है तत्सम से बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। तत्सम संस्कृत शब्दों को बोलते हैं, और संस्कृत शब्दों से जो हमारी जो मूल हिंदी है उसमें जो शब्द आते हैं उनको तद्भव बोलते हैं। तो आप देखिएगा, प्रिय आपको संस्कृत है, पुष्प संस्कृत बोलते हैं, मोर जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये गलत किया हुआ बंदा ने। राइट, समझ रहे हैं ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मैं जो मेरे बताने की जो तरीका है ये आपको कैसा लगा। और बाकी क्लास जो हम करेंगे कल से ना, अगला जो क्लास करेंगे, वैसे मैं क्लास से कोशिश करूँगा हर रोज़ 7 बजे आपको शाम में ही अपलोड करने का, ठीक है, क्लास लाने का। तो आप इसको भी नोट रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वहाँ पर। दूसरा कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, बताइए कि चलो यहाँ पर थोड़ा जुड़ो और आओ मिलकर हम लोग कुछ करते हैं तैयारी यहीं से। और मैं आपको निराश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कैसे पढ़ाना है, क्योंकि मैं केवल पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं भी कुछ चीज़ों को पढ़ के आया हूँ। मैं बता दूँ कि एमए मेरा हिंदी से है और बीएड मैं कर रहा हूँ हिंदी से, और नेट जेआरएफ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी किया जाता है उसमें मैं उसकी भी तैयारी करता हूँ। तो मेरा एलिजिबिलिटी है, ये है। और ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि मैं कुछ नया चेहरा लेकर आ गया हूँ, ठीक है, मैं अनुभव के साथ आपके साथ आया हूँ, ठीक है। 38 नंबर में बात कर रहे हैं कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। बनावट के विचार से, ठीक है, तो ये हैं 3, ठीक है। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे कि बनावट कैसे कैसे है, फिर उत्पत्ति से कैसे हैं, उत्पत्ति से 4 हैं, उत्पत्ति से 4, बनावट से 3, मतलब वही हुआ ना, रूढ़ हो गया, सॉरी ये नहीं, ये केवल बिंदु होगा, रूढ़ हो गया आपका, योग हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है, यौगिक हो गया। मैं आगे नहीं इतना डीपली जाऊंगा तो क्लास लंबी होगी, मैं सबको बारी बारी से आगे क्लास में हम लोग करते रहेंगे। और फिर अभी बता देता हूँ, एक योग रूढ़ हो गया, ठीक है, योग रूढ़ है, तो ये आप जानते हैं कि ऐसा, सॉरी दो नहीं है ये, ढ मानिएगा, योग रूढ़, तो ये 3 हो गया। तत्सम तद्भव देशज, देशज विदेशज जो है ये आपका उत्पत्ति की दृष्टि से हो गया,
4 भेद हो गया आपको, ठीक है। ऐसे फिर 2 भेद होता है, वो सब देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको। तो 29 में देखते हैं ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए अभी शब्द विचार में ही एक प्रश्न ये आप देख लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न वहीं से आ रहा है, यानी 5 से 6 प्रश्न इसमें से बनता है, निश्चित बनता है। कम से कम तो 4 प्रश्न बनता है, जो आपको बता दिया हूँ शब्द विचार में, ठीक है। ऐसे बताना है कि जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, अगर तोड़ेंगे भी तो सार्थक अर्थ भी निकलेगा, तो वो क्या होगा, यौगिक में होता है, रूढ़ में नहीं होता है। पानी का क्या तोड़ेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पानी क्या है, रूढ़ हो गया शब्द। तो ये है, देखिए। और ये 40 नंबर में देखते हैं उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, मैंने बोला ना किसको, उपसर्ग को पहले आकर बताया है कि वो पहले लगता है और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है शब्द के। तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा। अब आ गया, फिर देखिए वो व्याकरण से हो गया, फिर पाठ से आ रहा है। तो आपका देखेंगे ना ABCDE ऐसे कोड होते हैं। क्यों होते हैं कोड, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे आप ही के स्कूल के विद्यार्थी बैठेंगे, ठीक। तो उनका अगर कोड अलग अलग नहीं रहेगा तो नंबरिंग एक हो जाएगा, तो चीट करने में आसान हो जाता है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस शब्द को, तो इसे घबराने की नहीं है। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस मानसा से भी रहते हैं कि चीट करना है हमको, बट मैं आपको ऐसे तैयारी करवाऊंगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं आनी देनी पड़ेगी, ठीक है। आइए बिरजू महाराज की बात करते हैं कि जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था, तो जफरीन में हुआ था। एक आ गया इनसे, यानी बिरजू महाराज के जीवन परिचय से एक सवाल बना यहाँ से, ठीक है। 42 नंबर में देखते हैं लैटिन कवि वर्जिल जो हैं पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, ठीक है ना। वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, अंग्रेज कवि गुरु नानक, रेनर मारिया तो नहीं लिखे हैं, गुरु नानक भी नहीं लिखे हैं। हिंदी कवि प्रेम घन, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा मैं भी संदिग्ध हूँ इसमें, लेकिन अंग्रेज़ कवि टेनिसन होंगे। अच्छी, अगर देखिए कोई अंग्रेजी कवि है तो उसी पर कोई अंग्रेजी ही लिखना चाहिए, इसको ध्यान देंगे फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सिक्थम शब्द का अर्थ क्या है, ये आपका अंदर से पूछा हुआ है। ये आपको मालूम है नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है, खून नाखून क्यों बढ़ता है, आपका जो निबंध लगा हुआ है उसी में से एक पूछा। देखिए एक पीछे पूछा था यथेष्ट का, और एक यहाँ पर पूछ दिया। मैंने बोला ना कि 2 ऐसे शब्द आ रहे हैं जो आपके पाठ से आ रहे हैं, उनका अर्थ बताना होता है। तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे मोम, एक आलता की बात किया हुआ वहाँ पर, ठीक है। एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आलता, यानी आलता हम लोग नख ये जो है ना नाखून पॉलिश करते हैं ना, लड़कियाँ करती हैं खूब, ठीक है। और 44 नंबर देखते हैं दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है, ठीक है ना। इस कहानी से ली गई है, तो गुजराती से नहीं ली गई, तमिल कहानियों से ये ली गई है, ठीक है ना। तमिल कहानियों से ही है, तमिल है, कन्नड़ है, और तमिल होना चाहिए, तमिल कहानियों से, ठीक है। ये भी इसको देखेंगे, आप देख लीजिएगा, तमिल से ही होना चाहिए। क्या हो गया, 45 नंबर में देखते हैं कि अवलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन से, ठीक है, किसी गांव की रहने वाली, ठीक है, सॉरी, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, तो मंगमा है। देखिए मंगमा से वो भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं 46 नंबर में देखते हैं बारिश होते देख की से लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। किसे लग रहा था, तो लक्ष्मी को लग रहा था, ठीक है ना, आरती को नहीं लग रहा था, लक्ष्मी को लग रहा था कि भाई लगता है कि बारिश भी बाढ़ आने वाली है। 47 नंबर में देखते हैं ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, ठीक है। एक देखिए नाम पूछ रहा है ना, कहानी दे दिया और उसका नाम पूछ रहा है रचनाकार का, तो ये भी आपको देखना है कि ढहते विश्वास 7 कोड़ी होगा, ये आंसर होगा, ये गलत है, 7 कोड़ी होगा इसका। ये अंदर से पूछा हुआ है, तो हम जब पढ़ेंगे तो अंदर की बातों को देखेंगे ज़रूर अंदर से। 48 नंबर में देखते हैं 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन पर क्या निदान प्रकट किया, ठीक है। तो बताना है उनके पागलपन के लिए बताया कि भाई ये मिटाना संभव नहीं है। 49 नंबर में देखते हैं मंगू किस समय से पागल थी, मंगू किस समय से पागल थी, तो जन्म से ही पागल थी, तभी तो डॉक्टरों ने बोला कि इसका पागलपन खत्म करने के लिए अब असंभव है, ठीक है। ये आपको बताना है। मैं जल्दी थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा बताने लगूंगा तो आप भी उतना भी समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी तभी पूरा पढ़ना है ना, तभी तो।
बाकी जो कुछ है आप खुद से भी आंसर समझ, अच्छा आप सवाल देख कर समझ गए होंगे, अच्छा इसका आंसर मालूम है तो गुड, अच्छी बात है। ठीक है, वैसे होना भी चाहिए, कुछ तो सिलेबस आपके स्कूल में ख़त्म ही हुआ होगा। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ढहते विश्वास तो नहीं है। धरती लेखक सुजाता नगर। धरती कब तक घूमेगी, ये भी नहीं है। माँ लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ढहते विश्वास। ये सवाल को ध्यान में रखेंगे, या इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है, माँ है कि नगर है कि क्या है? ढहते विश्वास, ढहते विश्वास सुजाता, संदिग्ध रहेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग से विचलित हो जाती हैं मालूम होते हुए भी, समय उस पर नहीं गंवाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, कवि रस खान को पुष्टि, अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा कौन दिया है? ठीक है, किसने दिया है? तो आपको मालूम है विठल जैसे। ये गलत बनाया बंदा, ये बहुत गलत किया हुआ बंदा ने। ठीक है, विठल जी ने हैं, और विठल जी आपका वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, और उन्होंने ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था इनको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 52 नंबर में देखते हैं, किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पर, ठीक है, कोटिन हिंदू वार्य, मतलब बहुत सारे जो है ना, हजारों हजारों जो हिंदू है ना उन पे निर्छावित है, उनके प्रति क्या है, आकर्षित है। तो किनके? रस खान पर, क्योंकि रस खान एक मुसलमान थे और इन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना किया था, ऐसा समझेंगे आप। तो ये तो ज़रूरी बात हो जाती है भाई। और 53 जो है नंबर देखते हैं, कभी घनानंद का जन्म पूछ दिया, पूछा ना यहाँ पर दो राइटर का पूछ दिया, अमरकांत का पूछा है कि यहाँ पर पूछा जन्म काल क्या है, तो ये सही आंसर किया है बंदा 1687 में, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, घनानंद से ही संबंधित है, मतलब आपको देखना है कि जिस चैप्टर से पूछ रहे हैं 2-3 प्रश्न उसी से पूछ दे रहा है, तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। और ज़्यादा आपको फोकस करना है, व्याकरण से ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? पाठ पर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। और अगर पाठ पर फोकस करेंगे तो आपका विषयनिष्ठ प्रश्न से भी बहुत सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारा गए थे? तो आपको बहादुर सिंह जफर और औरंगजेब के। ठीक है, नादिर शाह नहीं, औरंगजेब की होगा। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा। आगे बात करते हैं। 55, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? ठीक है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य घनानंद प्रेमघन का है। ठीक है, बद्री नारायण प्रेमघन का है भारत सौभाग्य। और 56 नंबर में देखते हैं, मनुष्य भारती देखी क्यों सकत नहीं पहचानी, मतलब ये हो गया स्वदेशी। ऐसे ही समझ रहा, भारती की बात आ गई, मनुष्य की भारती की बात है, स्वदेशी हो गया। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आजकल हम लोग जो पहनावा पहन रहे हैं वो सारा का सारा जो है इंग्लिश हो गया, देख कर ये नहीं कर सकता कि हम लोग हिंदी आदमी हैं। ठीक है, यही इसमें व्यंग किया गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, देखिए प्रेमघन स्वदेशी, वही किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद इंदु हिंदी प्रदीप का तो नहीं होगा, हिंदी प्रदीप का आपका बालकृष्ण भट्ट किए हुए हैं। सरस्वती का नहीं होगा, इंदु का भी नहीं होगा, आनंद कादम्बनी होगा। ठीक है, याद रखना है। कौन किया है? इंदु किए हैं जयशंकर प्रसाद किए हैं, सरस्वती किए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट होंगे, तो ये होगा। ठीक है, आनंद कादम्बनी होगा। ग्राम्या देखिए आपका लगा हुआ पाठ, भारत माता कविता जो लगी है उसी, वो किस में संकलित है? ग्राम्या कविता संग्रह में संकलित है वो, एक प्रश्न ये याद रखेंगे। और सुमित्रा नंदन पंत का है ये। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे? समझ रहे हैं ना चीज़ों को? सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम बताना है भाई। पिता गंगा दत्त हो गए, हरिदत्त नहीं होगा, शिवदत्त नहीं है, गंगा ही दत्त होगा। ठीक है, गंगा दत्त होगा, सुमित्रा नंदन का गंगा दत्त, ये याद रखना है। 60 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम। देखिए दो राइटर हो गए, दोनों का पिता का नाम पूछा है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, पिता और माता का नाम याद रखना। और मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, वो ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको। फिलहाल एक ट्रिक यहाँ पर देता हूँ। दिनकर का मतलब क्या होता है? दिनकर का मतलब होता है सूर्य, रवि, यानी रवि सिंह, याद रहेगा ना, दिनकर रवि, रवि को बोला जाता है दिनकर। 61 नंबर में देखते हैं, रोन नदी, ये आपका आविन्यो जो लगा हुआ है उसमें अशोक वाजपेयी का, तो कहाँ पर है रोम नदी? दक्षिण फ्रांस में ही, आप जब पढ़ेंगे ना तो मिल जाएगा उसमें आपको। रोम नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है, और वहीं ये आविन्यो जो शहर है बसा हुआ है रोम नदी पर ही, जो दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। 62 नंबर देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया? एक पुरस्कार से ये प्रश्न बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आपको इनको मिला है 89 में, और 1900, हाँ इसी में मिला है शायद,
ये भी संदिग्ध में रहेगा, देखना है 1989 में। तो कुछ चीज़ें उतना ध्यान नहीं देना है कि एक प्रश्न के लिए आपको, लेकिन पढ़ेंगे अगर दिमाग तेज है तो याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर भूल गया, जबकि मुझे मालूम था वही होगा, लेकिन देख लेंगे एक बार उसको भी। जैसे झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो कितनी थी? 3 मछली थी ना। हाँ, झोले में 3 मछलियाँ थी। और जो मैं अगर नहीं बता पा रहा हूँ उसका कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मालूम चल जाए। बाकी मैं इसको चेक कर लूँगा क्लास के बाद। ठीक है, 64 नंबर। भैया मछली अभी कट जाएगी, ये किसने पूछा? तो ये कौन पूछा था? संतु। हाँ, संतु पूछा था, संतु ने पूछा था। ठीक है, संतु नहीं पूछा था, भंगू नहीं पूछा था। ठीक है, 65 नंबर में गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र आपके पाठ में लगे हुए हैं। यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से संकलित किया है, यानी संपादन किया है? तो संपादन किया है गिरिजा नहीं, यार जुलाहे से। ठीक है। और 66 में देखते हैं अमरुद्दीन जो है, अमीरुद्दीन, द संयुक्त है। ठीक है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम बताना है। तो अमरुद्दीन के बड़ा भाई कौन है? मुजफ्फर अली है, सादिक हुसैन है, अली बख्श है, शमसुद्दीन यही होगा। ठीक है, शमसुद्दीन होगा। ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी आपको समझना है कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? आपको मालूम है, शहनाई बजाते थे, है ना। ये तो आप बहुत इजी सवाल आया था। तो पहले करना है कि जो आपको सवाल मालूम है उसी को पहले टिक लगाना है, फिर नंबरिंग कर देना है। सारे को जवाब देना ज़रूर नहीं है, इसलिए ये तो बहुत आसान कर देगा। 100 प्रश्न दे रहा है भाई कि आप सारा का सारा आंसर कर दीजिए। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी है जो। ठीक है, काशी ही एक जगह है जहाँ पर मरना पवित्र माना जाता है, और तभी तो कबीर दास वहाँ पर जाते हैं। और काशी में एक गहमर जगह है जहाँ पर ये माना गया जाता है कि वहाँ पर जो अगर मृत्यु को ग्रहण करता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो कबीर ने कहा कि अगर ऐसा है काशी में तो मैं गहमर में जाकर रहूँगा जहाँ पर नर्क में आदमी जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर गया, बताया गया। तो पहले वो काशी में रहते थे, फिर वो गहमर में चले गए। गहमर, हाँ गहमर है। ठीक, तो एक चीज़ ये भी जानकारी के लिए हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 69। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत घिसा पीटा सवाल है। कोई संस्कृति इतने रत्न कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। गांधी जी सीधे इस बात को कहते हैं। ठीक है, शिक्षा में इनका कौन सा रचना लगा हुआ? शिक्षा। आप देखेंगे अब 71 में देखेंगे चिंता किसकी रचना है? चिंता कौन करता है? कौन करता है चिंता? अगेय जी करते हैं। ठीक है, अगेय चिंता करते हैं। अगेय का जन्म काल क्या है? गेय मतलब 11, 1911। एक याद रख लीजिएगा, ऐसे भी हम बताएंगे कल नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना उसमें ठीक से पढ़ेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 72 नंबर में देखते हैं दूर से ही कौन ललकारता है? वो दूर से ही ललकारता है कौन? और मैं पल भर को मैं बोलता हूँ दोस्त, मैं आवाज़ लगा। वो दूर से ललकारता है और मैं कहता हूँ दोस्त, और पल भर को बैठ जाता हूँ उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था अंदेशा हमारे। ये कविता बहुत मेरा पसंदीदा कविता है, मुझे याद है। ठीक है ना। अब की घर लौटा तो देखा कि वह नहीं था वही बूढ़ा वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। ठीक है, पाँव में फटा पुराना जूता, ये सब देखना है आगे, फिलहाल के लिए नहीं जाना है उधर। आपको कोई एक ऐसी कविता ज़रूर याद रखनी चाहिए, अगर कहीं प्रस्तुति देनी है तो आप दे सके। अगर आप स्टूडेंट है तो इतना तो बनता ही है कि आप कुछ याद रखें अपने लिए, अपने आगे के जीवन के लिए, कि जब आप बोर हो जाएं। देखिए क्या हो गया, आगे मेरा कलम काम नहीं कर रहा है। अच्छा, करने लगा। दूर से ही ललकारता हो गया ना। और तो ये किसके बारे में हो रहा है? अच्छा, आंसर नहीं बता रहा। एक वृक्ष की हत्या, ये तो दिया है शीर्षक, कविता के अनुसार चिन्हित करें, यानी वृक्ष है। फल फूल की बात नहीं कर रहे। कौन ललकारता भाई? वृक्ष ही ललकारता है जो लेखक के दरवाजे पर था, है ना। 73 नंबर पर देखते हैं उसका ख, अनामिका जी का उसका ख। और इनका इंटरव्यू देख सकते हैं, अभी जीवित हैं और लिख भी रही हैं, तो इनको ये आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। वैसे हिंदी पर इनका एक इंटरव्यू है, और अभी इनका फिलहाल एक कविता नई आई है, खरगोश की खालिस बेचैनी में। ठीक है ना, उसका ख, खरगोश की खालिस बेचैनी में। जो ख है ना, खरगोश कैसे खालिस मतलब शुद्ध, जो बेचैन रहता है, एकदम शुद्ध बेचैन रहता है ना। तो ऐसे ही जो ख है ना, उसका क अटता नहीं है कि ख बोल देता है। ख कैसे बच्चा लोग बोलता है, ऐसे वही कह रही हैं। यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर,
बंगला राइटर का ये है। फिर देखते हैं इसमें मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के जी हैं, ठीक है। और शीर्षक कविता किसको संबोधित है? प्रभु को संबोधित है। प्रभु से ही तो बात की जा रही है कि अगर हम नहीं रहेंगे प्रभु तो आप क्या करेंगे, आपका अस्तित्व नहीं है। यानी अगर भगवान का अस्तित्व है तो उसके भक्त से है, और भक्त है तभी भगवान है। इस कविता का मूल यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, ठीक है, जो मेरे नर्म कपोल शैया पर आराम करते हो। आगे देखते हैं अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति। ये अंग्रेजी आ रहा है ना, अंग्रेजी की बात किस में की गई है? स्वदेशी की बात किस में की है? भारतीय मनुष्य की बात किस में कही गई है? भाई स्वदेशी में कही गई है यह कविता। तो यहाँ ध्यान देंगे कि देखिए कविता पूछा जा रहा है आपसे, सॉरी पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं। इसलिए मैंने अब शुरुआत बताया ना कि आपको 3-4 ऐसे प्रश्न, 4 से 5 बन रहे हैं जो सीधे पाठ से पंक्तियाँ दे दी जा रही हैं, कविताओं से पंक्तियाँ दे दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं 76 में देखते हैं एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से युक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, व्याकरण की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त होना तो उसको क्या बोलते हैं? संपृक्त बोलते हैं। जैसे इसका मतलब है संबल, सम ब ल। तो यहाँ पर देखिए म और ब संयुक्त हो रहा है, इसको तोड़िए, सम बल। तो यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त, यानी जाके क्या हो रहा है ना, ये दोनों क्या हो रहा है? एक दूसरे से संयुक्त हो रहा है, यानी सट रहा, जुड़ रहा है। मिल नहीं रहा, मिलेगा तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। अगर जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि संयुक्त तो क्या हो जाता है, जाके मिल जाता है। जैसे यहाँ पर संयुक्त में देखिए ध्वनि लगा है ना, तो ध्वनि क्या है यहाँ पर? पहले तो यहाँ पर संयुक्त है, लेकिन जाके मिल जाएगा उसी में, तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। इसका क्या उदाहरण हो सकता है? संयुक्त, हाँ, संयुक्त का मतलब होता है युग्म का। हाँ, पहले युग्म का देख लेता है। ज उज्ज्वल, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। उज्ज्वल में देखिए दोनों ज हो गया, यानी जब 2 व्यंजन हाफ होता है तो वो युग्मक हो जाता है। इसका परिभाषा में देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो। और संयुक्त में हो जाता है जाके उसी में मिल जाता है। जैसे रक्षक, तो यहाँ जो है ये छ है, देखिए क और मूर्धन्य श मिलकर बना है ना, तो ये मिलकर तीसरा व्यंजन बना देता है। 2 व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं और तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं तो संयुक्त ध्वनि कहलाता है। जो 2 ध्वनियाँ मिलती हैं लेकिन वो मिल के एक हो जाती हैं, पता नहीं चलता है कि उनका अस्तित्व है कि नहीं, इसमें उच्चारण से अस्तित्व मालूम चलता है। तो क्ष अंतर हो गया ना, तीसरा हो गया संयुक्त, समझ गया। नेक्स्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, बट आपको समझना ज़रूरी हो गया। भ का उच्चारण स्थान, माय गॉड, मैं आपको ट्रिक से बता चुका हूँ ऑलरेडी। पीछे क्लास हमारी है जो हो चुकी है वर्णमाला पर, उसको जाकर देख लीजिएगा। माँ कसम कहता हूँ आप देख लेंगे ना तो ज़िंदगी भर उसको भूलेंगे नहीं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। बट अभी मैं बता देता हूँ भ कौन स्थान पे आता है, किस वर्ग में? 5 वर्ग में। 5वां पर प फ ब में आता है ना, 5 वर्ग में 5वां स्थान पे स्वर तंत्री कौन सा आपका? प है, यानी 5वां पर ये है, तो आपका ये हो जाएगा होस्ट, ठीक है, ओस्ट से हो जाएगा। आप क्लास वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ये क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके बनने हैं और निश्चित बनने हैं। आप भूलेंगे नहीं ज़िंदगी भर, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, फिक्स हो जाएगा आपका 4 प्रश्न। उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से आपको बताना है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। वायु प्रक्षेपण, जैसे ये वायु जो है उसका कहाँ से लगना तोड़ना ये हो रहा है, तो बताना है। तो इसका 2 हो जाता है। वायु प्रक्षेपण में 2 हो जाता है आपका, यानी बाह्य और आभ्यंतर। ये भी हम क्लास में बात कर चुके हैं उसमें भी। अब बात करते हैं 79 का। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद से आ रहा है। 1 से 2 प्रश्न आपका बन रहा है वैसे संधि विच्छेद। तो जगदानंद मतलब जगत आनंद, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका व्यंजन में से है। वो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध कौन सा? 1 प्रश्न ये भी बन रहा है, शुद्ध अशुद्ध से बन रहा है, अशुद्ध बताना है। तो प्रशंसा सही है, अर्चना पूजा अर्चना वो भी सही है, निवृत्ति सही है। ये है द्रवित, ये दीर्घई होगा, द्रवित दीर्घई मतलब जलित हो जाना, पिघलना इसका अर्थ होता है। मैंने उसका प्रेम भरी बातों को सुनकर द्रवित हो गया, ठीक है। तो ये बातें हुई। बाकी देखिए 81 नंबर में संग्रह जो है, संग्रह शब्द में उपसर्ग बताना है। संग्रह, ग्रह में उपसर्ग आपको मालूम है कि पहले लगता है। संग यानी ग्रह मूल शब्द हुआ, और संग यानी सम, जब तोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा सम। सप्ताह में सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक, राइट। विशेषण बहुत आसान होता है, कैसे बनाना देखिए। सप्ताहुत होगा नहीं, साप्ताहिक है, ठीक है ना, ये साप्ताहिक है,
साप्ताहिक पत्रिका आई है, ऐसे आपको मालूम है। अ, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मालूम है, शब्द के बाद में लगता है। दर्शनीय, दर्श में निय लगा है तो यानी अनिय हो जाएगा। दर्शनीय मूल शब्द क्या होता है इसका? दर्श। मैंने बोला ना कि प्रत्यय जो दिया है ना, तो प्रत्यय थोड़ा सा ये है, दर्श, ये आपका ये हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा। दर्श दृश्य ये हो जाएगा। ये मूल शब्द है। दृश्य आधा तलाब्यश है, ये मूल शब्द है आपका, और उसी में विशेषण लगा है, सॉरी प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो दर्शनीय अनीय, ठीक है, ये जोड़ा गया है। मूल शब्द ये होता है, दृश्य होता है उसमें, यानी देखने योग्य चीज़ को दर्शनीय बोलते हैं। 84 में देखते हैं शरणागत शब्द का समास बताना है। तो देखिए शरणागत, शरण है जिसका, आगत कहाँ गया, तत्पुरुष समास, ठीक है, याद रखना है। और समास बहुत आसान है, बाद में बात करेंगे कभी क्लास जब होगी हमारी। तो ध्यान मग्न यानी साधक, मग्न का अर्थ क्या होता है? साधक, यानी ध्यान में रखना है कि ध्यान में मग्न जो होता है साधक होता है। यह कौन पदबंध, ध्यान में मग्न, याद देंगे पदबंध यानी फ्रेज बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रेज होता है। तो ध्यान मग्न में आप देखेंगे कौन सा पदबंध है, तो ध्यान में मग्न है, ठीक है, विशेषण हो जाएगा, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, ध्यान में मग्न है, ठीक है। हंसता हुआ लड़का, यानी क्या हो गया, यानी विशेषण हो गया, ऐसा ही आपको याद रखना है कि ध्यान में मग्न हो गया आपका। 86 नंबर में रचना की दृष्टि से वाक्य को बताना है। पहले आप शब्द का देख लिए, 3 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं दृष्टि किसका, रचना की दृष्टि से वाक्य का देखना है। वाक्य मतलब सेंटेंस, उसमें देखना है तो इसका क्या हो जाता है, रचना की दृष्टि से हो जाता है, इसका भी 2 हो जाता है, रचना की दृष्टि से 3 हो जाता है, सॉरी 3 होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितना होता है, 3 होता है। सरल होता है, मिश्र होता है, और आपका एक होता है सरल और मिश्र को मिलाकर दोनों हो जाता है, सरल और मिश्र दोनों को मिलाकर होता है संयुक्त मिश्र, ठीक है, संयुक्त मिश्र होता है। तो आपको ये याद रखना है, यानी दोनों मिलेगा सेंटेंस तो एक तीसरा सेंटेंस बनता है, पढ़ेंगे, बहुत आसान है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सिंपल सेंटेंस है भाई, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, सरल वाक्य है, ठीक है। वही देखिए आया ना वहाँ से ऊपर, अभी देखें उधर मिश्र सरल, और यहाँ सरल वाक्य के उदाहरण पूछ लिया एक, तो बहुत आसान है, देखना है कि ये जो है ना वाक्य से 3 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे बन रहे हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया किस कारक का है? माँ ने बच्चे को, यहाँ पर 2 कारक लगा है, माँ ने और को। ध्यान दीजिए, ने क्या है, कर्ता कारक होता है, कर्ता ने, कर्ता का ने, कर्ता ने, यानी कर्ता का कौन सा चिन्ह, कारक चिन्ह ने। यहाँ देखिए दिया है कर्ता, नहीं दिया किसमें। अब दूसरा पर जाएंगे, बच्चे को लेकर पूछा है, तो कर्ता ने कर्म को, है ना, कोई कन्फ्यूजन? और कर्म कैसे पता चलते हैं, आपको पूछना होता है, आपका जो है ना, सुलाया, किसको सुलाया, किसको और क्या लाया कर पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वही कर्म हो जाएगा। इसमें कर्म क्या है, बच्चे हैं। क्लास बेशक लंबी हो गई होगी। 89, खैर क्लास की अगर चिंता करेंगे, समय की चिंता करेंगे तो पढ़ेंगे खाक। अगर पढ़ाई ऐसी हो वहाँ चिंता ना हो किसी चीज़ की, आप उसमें घुस जाइए और 1 घंटा मेरे क्लास के लिए ज़रूर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। कुछ सीखना हो तो लॉलीपॉप देंगे हम लोग, करेंगे सारे MCQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो करेंगे तो मज़ा आएगा। सबका आप आंसर कर पाएंगे। सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य, अभी देखा सरल वाक्य के उदाहरण, अब मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है भाई। तो मिश्र वाक्य में देखिए 2 सरल वाक्य, एक वाक्य सरल होता है और उसी पर दूसरा जो वाक्य आता है आश्रित रहता है, उसी को मिश्र बोलते हैं। जैसे देखिए, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह किस पे आश्रित है? इस पर आश्रित है ये, है ना, आश्रित मतलब उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका भाई वहीं पर बदमाशी कर रहा है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं और आपका भाई आपको तंग कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका भाई तंग कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, आप ये हो गया आपका मिश्रित में आ जाएगा, या उसी पर आश्रित रहता है, देखेंगे इसको। निधड़क शब्द में समास बताना है, तो निधड़क यानी नी लगा, धड़क मूल हो गया नी, ऐसा कुछ होता है तो अव्ययी भाव कहलाता है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्र, 91 पर देखते हैं, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक, इतना आसान कोई सवाल बनता है क्या? और ये देखो,
92 निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? आपको मालूम है कि हिंदी को देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। हिंदी हो गया आपका, मराठी हो गया, ठीक है, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। सॉरी। 93 निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति की बात की जा रही है। बहन कॉमन हो गया, ये भी घर कॉमन हो गया, मित्रता कॉमन हो गया, ठीक है, मित्रता कलेक्टिव बन जाएगा, है ना। ये बात करते हैं, दिवाली किसी पर्व का नाम है भाई। अब ये बात करते हैं प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश यानी पुल्लिंग, प्रवेश करो। 95 में दाता शब्द का स्त्रीलिंग, तो आप देख रहे हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग से दो शब्द ऐसे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, दाता का दात्री कन्वर्ट करना है, दाता का दात्री होता है कौन सा? ये दाता का मतलब देने वाला, ठीक है, पुल्लिंग दात्री मतलब देने वाली, है ना। विद्या दात्री है कौन भाई? सरस्वती। 96 निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम मैंने बता दिया कि संस्कृत निष्ठ शब्द ही आपका हो जाते हैं तत्सम। तो निम्न नहीं है, सिंपल है, आम्र हो जाएगा। आम्र मतलब आम, कुआं नहीं होगा, दूध नहीं होगा, ये सब तद्भव है। 97 में देखेंगे भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग भाग्यवान का हो जाएगा भाग्यवती, भाग्यवती हो जाएगा। 98 का देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। कारक का उधर आपने उदाहरण देखा, कारक के उदाहरण देखने के बाद आपका एक भेद भी पूछ दिया है मेरे प्यारे भाइयों। तो बताना है कारक आपको 8 होता है, मालूम होगा ही, 8 ही होता है। हाँ 8 होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए पदान से, अधिकरण में पर है, अधिक संबोधन है अजय ही, ये 8 ही होता है, ठीक है। उम्मीद है कि हाँ मैं सही हूँ। अब बात करते हैं 99 कर कर्ता कारक से बता दिया दे, वही हो ना, कर्ता ने उसका कारक चिन्ह होता है, पूछ रहा है, यही विभक्ति चिन्ह पूछ रहा है। 100 नंबर प्रश्न लास्ट चलते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया ना, कर्म पर फल पड़ता है, ठीक है ना। कर्म पर अभी देखें ना, उधर कर्म जैसे मैंने बताया ना कि क्या और किसे देखेंगे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे उधर पढ़े थे कि बच्चे को खिलाया, माँ ने बच्चे को खिलाया, तो किसको खिलाया? खिलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त। आओ अब भाई बात करते हैं, आइए यहाँ पर खंड ब पर। और खंड ब पर हमने देखेंगे कि इसमें से उधर 50 देना, इसमें से 50 का आंसर करना होता है, 50 नंबर का ये आता है। और मुझे लगता है कि क्लास लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो क्लास करेंगे हम कभी इसको रहने देते हैं। फिलहाल आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। 2 गद्यांश देता है, क नंबर ये गद्यांश दिया है और प्रश्न पूछता है, तो अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा? ये अक्रूर जो है अपठित है, अक्रूर जो है ना श्री कृष्ण भगवान को जो है गोकुल से मथुरा की तरफ लेके जाते हैं, तो वही जो है इसी की बात की गई है। देखिए आज अक्रूर में सूरदास का जो है भ्रमर गीत है एक, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको भ्रमर गीत में पढ़ना है। तो देखिए अक्रूर का मैंने वहीं पर आज देखिए पढ़ा, और देखिए आज ये शब्द मुझे मिल गए, तो ठीक है। आप ये देख लेते हैं कि अब देखिए मैं ट्रिक की बात करता हूँ, थोड़ी सी बात कर देता हूँ। अब आपको गद्यांश कभी भी है ना पढ़ना नहीं है, अब ट्रिक की मैं बात करता हूँ। अगर गद्यांश आ गया सीधे सवाल पर जाना है। अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा? मैं पढ़ा नहीं है ना। अब यहाँ पर देखना किस समय, यहाँ पर एक देखना अक्रूर का रथ ढूंढना, अक्रूर का रथ ढूंढना है कहाँ पर। आपको क्या करना ना, एक कीवर्ड चुनना है। किसी भी प्रश्न में कीवर्ड होता है, जैसे अक्रूर का रथ एक कीवर्ड मान लीजिए। अब यहाँ स्नान, यहाँ पर अक्रूर तो मिलेगा ही सब जगह, लेकिन उसमें क्या है? रथ है। पहला सवाल में रथ, दूसरा में क्या है? अक्रूर ने कहाँ स्नान किया? स्नान की देखेंगे शब्द कहाँ मिल रहा है। 2 सवालों का जवाब हम ऊपर करेंगे, ठीक है। पहला में देखना है कि रथ किस समय पे, या ठीक है ना। सॉरी, फिर से सवाल देखते हैं, अक्रूर का रथ किस समय, ठीक है। रथ यहाँ इसमें पकड़ना है ठीक है। तो यहाँ पर देखना रथ की बात करते हैं, रथ 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 यमुना रथ 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 रथ, यहाँ पर रथ मिला। अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना के तट पर पहुंचा। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, यही हो गया ना। तो आंसर हो गया ना, दोपहर में रथ को पकड़े तो मिल गया ना, दोपहर में हो गया। ऐसे पकड़ना है, आपको पढ़ना नहीं है गद्यांश। दूसरा क्या देखे थे हम लोग? दूसरा सवाल देखे थे, दूसरा सवाल फिर से देख लेते हैं। स्नान इसमें देखना है, स्नान कहाँ से ट्रिक है। अक्रूर ने स्नान, मेन कीवर्ड इसमें है, ऐसा कीवर्ड आपको ढूंढना है। स्नान 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 स्नान, स्नान मुंह में रखना है। स्नान देखिए ये आ गया, मैं पढ़ा हूँ क्या? नहीं ना, स्नान आ गया। कहाँ पर किया?
कृष्ण ने अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में, या मेरे भाई यमुना जल में, तो ये आंसर हो गया ना आपका, कोई दिक्कत? यही कह रहा ना कि अक्रूर ने कहाँ स्नान किया, तो पवित्र यमुना जल में स्नान किया। अच्छा, जल में अक्रूर ने क्या देखा? क्या देखा? देखने की बात आ रहा है, किसमें? जल में, जल में देखने की बात आ रहा है। देखना 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 मूल इसमें हो गया, देखना 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 देखना, पकड़ना है, ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखना, देखा, देखना, देखा। अब देखेंगे आगे पीछे, जल में देखे, आगे पीछे देखेंगे। एक सहस्र सर्प मुख से युक्त है, ठीक है, यानी एक सहस्र सर्प मुखों से युक्त है, यानी क्या देखा? सर्प देखा, यानी सांप देखा। आंसर हो गया मेरे दोस्त। ये ट्रिक है, आपको पढ़ना नहीं है। आप 5 है, पाँचों को 3 मिनट में आप आंसर कर देंगे। हाँ, लेकिन लिखना रहता है, तो आपको एक जो जितना है एक सेंटेंस में लिखेंगे तो 1 मिनट तो एक सेंटेंस में लिखने में जाएगा ही जाएगा। तो 5 है तो 5 मिनट उसमें देना है कि ठीक है। निबंध की प्रैक्टिस करना है आपको, रेगुलर लिखना है। और लिखने के लिए, राइटिंग बैठाने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। रेगुलर आप क्या करिएगा ना, जैसे जैसे लिखा है किताब में सेम उसी का कॉपी करिएगा। अपने मर्जी से क टेढ़ा मंगुर बांगुर ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे लिखा है, एक शब्द में लिखा है, एक लाइन में लिखा है, यही एक ट्रिक है। हूबहू आपको चोरी करना है, कॉपी करना है, जैसे किताब में लिखा है, ऐसे राइटिंग सुधरेगी आपकी। और उसमें क्या करना है, ये देखिए, ये जो शब्द है ना 2, तो इनके बीच में जो गैप है ना, कम से कम आधा इंच रखना है आपको, थोड़ा सा फर्क रखना है ताकि जो साफ सुथरा दिखाए। अब पूरी ये जो लाइन होती है ना, उसमें पूरा नहीं लिखना, बल्कि कोशिश करना कि हाफ में लिखे या तीसरे पॉइंट पर जाकर लिखे, चौथा भाग उसको छोड़ना है। ये हो गया। लिखना रेगुलर लिखिए, क्योंकि आपको निबंध लिखने जाएंगे 20 मिनट खा जाएंगे, समय नहीं मिलेगा, फिर परीक्षा में कपार धुनेंगे आपकी, यार समय नहीं बचा, जैसे मैथ में समय आपका नहीं बचता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि क्लास को यहीं ओवर करना चाहिए, और बाकी सब है जो समझा दिया है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही गया होगा। कमेंट करके बताइए, अपने इस भाई का उत्साह बढ़ाइए, बताइए कैसा लगा। और आपको निराश नहीं करने वाला हूँ मेरे भाई, तैयारी जम कर करेंगे हम लोग, ठीक है। कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा जो है यूट्यूब पर नया चैनल की शुरुआत हुई है, तो इतना तो कहना बनता है पहले पहल, ठीक है। और आप जुड़ेंगे तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, और क्या है ना। जय हिंद, जय भारत।